प्लास्टिक सर्जरी से लेकर आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाले सर्जिकल इक्विपमेंट्स का आविष्कार उस समय में कर दिया था जब सामान्य मानव इन चिकित्सा विधियों को सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। अपनी बौद्धिक चेतना से आयुर्वेद की उन चिकित्सीय विधियों को खोज निकाला जो कि विश्व प्रसिद्ध होकर मानव कल्याण के लिए आज उपलब्ध हैं। चलिए देखते हैं महर्षि सुश्रुत के संपूर्ण जीवन के अध्ययन को। शल्य चिकित्सा सर्जरी के पितामह आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। चलिए शुरू करते हैं महर्षि सुश्रुत के संपूर्ण जीवन के अध्ययन को। सुश्रुत का काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है और वे काशी यानी वर्तमान के वाराणसी के निवासी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को चिकित्सा और शल्य कर्म की शिक्षा दी और उनका मुख्य ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का विकास। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के अनेक प्रकारों का विवरण दिया, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी और हड्डी की सर्जरी। वे पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने नाक का पुनर्निर्माण यानी राइनोप्लास्टी का वर्णन किया। मोतियाबिंद ऑपरेशन। सुश्रुत ने मोतियाबिंद के उपचार के लिए सर्जिकल तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया। यह प्रक्रिया उस समय काफी जटिल मानी जाती थी, क्योंकि उस प्राचीन समय में बिना आधुनिक उपकरणों के यह काम करना खतरे से खाली नहीं होता था। आंत्र रोगों का उपचार। सुश्रुत ने आंत्र और पेट संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा का उपयोग किया। उन्होंने गुदा और आंत्र की समस्याओं के निदान और उपचार के लिए सर्जिकल तकनीकों का उल्लेख किया। अब आता है औजारों का विकास। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त औजारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लगभग 125 प्रकार के औजारों का उल्लेख किया, जिसमें चाकू, कैंची और सुइयां शामिल थीं। एनेस्थीसिया का उपयोग। सुश्रुत ने अपने शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में दर्द निवारण के लिए एनेस्थीसिया के शुरुआती रूपों का उल्लेख किया, जिसमें जड़ी बूटियों का उपयोग होता था। चोटों और घावों का इलाज। उन्होंने विभिन्न प्रकार की चोटों और घावों के उपचार के लिए विस्तृत निर्देश दिए, जैसे कि फटे हुए अंगों की मरम्मत, कटे हुए हिस्सों को जोड़ना और टूटी हुई हड्डियों को सही करना। उस पुराने समय में इस प्रकार के चिकित्सीय क्षेत्र में गहनता से अध्ययन करना अविश्वसनीय है। अब हम पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत की प्रमुख शल्य क्रियाएं, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। पहला आता है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का उपचार। सुश्रुत ने त्वचा संबंधी रोगों के लिए शल्य चिकित्सा के कई उपाय सुझाए थे, जिनमें कुष्ठ रोग का उपचार भी शामिल था। सुश्रुत की प्रमुख शल्य क्रियाओं में हमारा दूसरा पॉइंट आता है गृहिणी या हर्निया की सर्जरी। उन्होंने हर्निया जैसी स्थितियों का उपचार के लिए शल्य क्रियाओं का वर्णन किया। महर्षि सुश्रुत ने चिकित्सा के क्षेत्र में सभी रोगों का ऐसे वर्णन किया है कि कोई रोग उनसे बच नहीं पाया। अगली प्रक्रिया आती है सिजेरियन सेक्शन, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट का जो कार्य होता है, वह सुश्रुत ने महिलाओं की डिलीवरी के लिए सिजेरियन ऑपरेशन की तकनीक भी विकसित की थी। सुश्रुत की प्रमुख शल्य क्रियाओं में अब हम देखते हैं नाक और कान का पुनर्निर्माण यानी राइनोप्लास्टी। सुश्रुत ने नाक और कान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया विकसित की थी, जिसे आज प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। मोतियाबिंद की सर्जरी। सुश्रुत ने आंखों के मोतियाबिंद की सर्जरी का वर्णन किया, जिसमें आंखों से धुंधले लेंस को हटाने की तकनीक भी शामिल है। सुश्रुत की प्रमुख शल्य क्रियाओं में अब हम देखेंगे फ्रैक्चर का उपचार यानी कि भंग। उन्होंने हड्डियों के टूटने या फ्रैक्चर की चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया था, जिसमें हड्डियों को ठीक से जोड़ने की तकनीक भी शामिल थी। सुश्रुत की प्रमुख शल्य क्रियाओं में अब हम देखेंगे डेंटल सर्जरी यानी कि दांत निकालना। सुश्रुत ने दांतों से जुड़ी समस्याओं और दांत निकालने की शल्य क्रिया का वर्णन भी किया है।
अगले बिंदु पर हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता के ग्रंथ के बारे में। सुश्रुत संहिता प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में से एक प्रमुख ग्रंथ है जो कि महर्षि सुश्रुत द्वारा रचित है। यह आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी पर आधारित सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में न केवल शल्य चिकित्सा के बारे में बल्कि चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई है। सुश्रुत संहिता कब लिखी गई थी, इस पर भी विचार कर लेते हैं। सुश्रुत संहिता का रचना काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। यह ग्रंथ वैदिक युग के उत्तरार्ध का है। विषय वस्तु देख लेते हैं सुश्रुत संहिता की। यह ग्रंथ मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा पर आधारित है। इसमें विभिन्न प्रकार की शल्य क्रियाओं, औजारों और उपचार विधियों का विस्तृत वर्णन है। इसमें 120 से अधिक शल्य उपकरणों, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का विवरण मिलता है, जिसमें चाकू, कैंची, सुई आदि शामिल हैं। इसमें 300 से अधिक रोगों और उनके उपचार का भी वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता का मुख्य भाग यानी कि उसके कंटेंट क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें पहला आता है सूत्र स्थान। इसमें शल्य चिकित्सा के सिद्धांत, उपकरणों का वर्णन और उपचार की मूलभूत जानकारी दी गई है। दूसरा आता है निदान स्थान। रोगों के निदान और उनके लक्षणों का विवरण मिलता है। तीसरा आता है शरीर स्थान। इसमें शरीर की संरचना और अंगों के कार्यों का वर्णन है। चौथा आता है चिकित्सा स्थान। रोगों के उपचार के उपायों का वर्णन किया गया है। पांचवा आता है कल्प स्थान, जिसमें विष चिकित्सा यानी टॉक्सिकोलॉजी पर आधारित है। और लास्ट आता है उत्तर स्थान। इसमें आंख, कान, नाक आदि की शल्य चिकित्सा का विवरण है। अब हम देखेंगे सुश्रुत संहिता का अनुवाद और अध्ययन। यह ग्रंथ न केवल भारतीय चिकित्सा जगत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अत्यंत सम्मानित और मान्य है। सुश्रुत संहिता का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है, जिसमें अंग्रेजी, अरबी और लैटिन प्रमुख हैं। इस ग्रंथ का अध्ययन आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थानों में किया जाता है। सुश्रुत संहिता का अध्ययन आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रासंगिक माना जाता है, खासकर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में। आधुनिक चिकित्सा शिक्षा में सुश्रुत संहिता की उपयोगिता। सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से आयुर्वेद के शल्य तंत्र यानी सर्जरी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। यह ग्रंथ आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का आधार माना जाता है। सुश्रुत संहिता का अध्ययन BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के तीसरे और चौथे वर्ष में होता है, विशेषकर जब छात्र शल्य तंत्र और शालक के तंत्र जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं, जिसमें ENT, आंख, नाक, कान और गले की चिकित्सा आती है। उसमें सुश्रुत संहिता का अध्ययन किया जाता है। सुश्रुत संहिता में सैन्य चिकित्सा में युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों के उपचार के बारे में भी उल्लेख है। उन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता और उनके घावों के उपचार के लिए विशेष सर्जरी का वर्णन किया है। यह प्राचीन सैन्य चिकित्सा का एक अद्वितीय उदाहरण है। पहला ट्रांसप्लांट। सुश्रुत ने शरीर के अंगों के प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट की अवधारणा की शुरुआत की। उन्होंने शरीर के विभिन्न हिस्सों की पुनर्निर्माण सर्जरी की, जिसमें त्वचा और अंगों का प्रत्यारोपण शामिल था। यह उनके समय में एक बड़ी चिकित्सा क्रांति थी। अब बात आती है एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान के बारे में। सुश्रुत संहिता में एनाटॉमी का गहन अध्ययन मिलता है। सुश्रुत ने शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी का अध्ययन करने के लिए शवों का विच्छेदन यानी कि डिसेक्शन किया। यह प्रक्रिया प्राचीन काल में बहुत दुर्लभ थी, लेकिन सुश्रुत ने इसे चिकित्सा अध्ययन के लिए जरूरी माना। इससे उन्होंने मानव शरीर के अंगों, नसों, हड्डियों और मांसपेशियों की संरचना का गहन ज्ञान प्राप्त किया। सुश्रुत का योगदान चिकित्सा शास्त्र में इतना व्यापक और गहरा था कि उनके सिद्धांत और प्रक्रियाएं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। उनके समय में किए गए अनुसंधान और आविष्कार आज भी चिकित्सा क्षेत्र में अमूल्य माने जाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।